छात्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी सोनी आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। वह महत्वपूर्ण विषय एजुकेशन, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, शिक्षा, शिक्षण और अनुदेशन। यद्यपि यह तीनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं, लोगों को लगता है कि जो शिक्षा है वही शिक्षण है, तो फिर अनुदेशन क्या है। तमाम प्रश्न जो लोग सीटेट अथवा टेट की परीक्षा दे रहे हैं अथवा सेंट्रल स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं में छात्रों के नॉलेज की परीक्षा के लिए इन तीनों कंटेंट से रिलेटेड प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं और इन तीनों के मध्य कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिसिमिलरिटी है, कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं। ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, जिसके कारण छात्र प्रायः प्रश्नों का प्रभावी तरीके से उत्तर नहीं दे पाते। सामान्य रूप से शिक्षा की अगर हम बात करें तो जो कुछ भी हम सीखते हैं वह सब कुछ शिक्षा। एजुकेशन एंड लर्निंग बोथ आर इंटरलिंक्ड। When the process of education exists, then we can say that learning will be present। यदि कहीं पर शिक्षा की प्रक्रिया हो रही है तो यह सामान्य रूप से लोग मानते हैं कि सीखने की प्रक्रिया होगी, किंतु अगर हम इसके अंतर्निहित घटक के अंतर्गत जाएं और एनालिसिस करें तो प्रायः हमने देखा है कि एक ही जगह पर एक ही टीचर के द्वारा एक ही शिक्षण सामग्री को पढ़ाए जाने के उपरांत भी अधिगम का स्तर या लेवल ऑफ लर्निंग अलग अलग क्यों होती है। हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अधिगम हो, इसकी बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं है। यानी कि आपको पढ़ाया जाए और आप पूरी तरीके से सीख ही जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन उधर से राइट डायरेक्शन से अगर देखें, अगर आपने कुछ सीखा है, इफ़ यू आर लर्नेड, यदि आप कुछ सीखे हुए हैं तो यह पक्का है कि आपको किसी ने सिखाया अवश्य है, यानी कि आपकी एजुकेशन अवश्य हुई है। इसे हम और सामान्य अर्थ में आपको व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। जैसे किसी भी घर में यदि शैक्षिक पर्यावरण है तो उस घर के सारे सदस्य प्रायः लर्निंग की प्रक्रिया में तेज होते हैं और इसे सरल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिगम का संबंध केवल मनुष्यों से नहीं है। यदि आपके पर्यावरण में, आपके घर में कोई जानवर भी निवास करता है तो वह भी घर के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न घटकों को प्रभावी तरीके से सीख जाता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एजुकेशन का प्रोडक्ट लर्निंग हो, यानी शिक्षा के बाद अधिगम हो,
इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कोई अधिगम या सीख गया है तो ये पक्का जान लीजिए कि उसको शिक्षा प्राप्त हुई है। आप जैसा जानते हैं कि शिक्षा जो है एक औपचारिक भी होती है और एक अनौपचारिक भी होती है। जो शिक्षा हम किसी निश्चित तरीके से प्राप्त करते हैं उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जो शिक्षा हम किसी अनिश्चित तरीके से प्राप्त करते हैं वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी घर का बच्चा है, सामान्य रूप से जहाँ तक हमको पता है किसी भी शैक्षिक ग्रंथ में यह नहीं सिखाया जाता है कि झूठ बोलिए, लेकिन आपने यह महसूस किया होगा कि बच्चा झूठ बोलना सीख गया। अब अगर बच्चा झूठ बोलना सीख गया है तो इसका तात्पर्य यह पक्का 100% है कि उसको किसी ने ये बात सिखाई जरूर। अब यह औपचारिक शिक्षा का स्वरूप नहीं है, ये अनौपचारिक शिक्षा का स्वरूप। जब बच्चा यह देखता है कि घर में उसके पिताजी जो घर में हैं और बाहर कोई मिलने आया है और वो पिताजी उससे कहते हैं कि बेटा जा करके कह दो कि पिताजी घर पे नहीं है, तो वो बच्चा जान जाता है कि झूठ बोलना एक इंसेंटिव प्रोवाइडर है, यानी झूठ बोलने से हमें फ़ायदा मिल सकता है। और वह इस लर्निंग को विद्यालय में अपनाता है। जब वह होमवर्क अथवा गृह कार्य नहीं करता है और उसके टीचर पूछते हैं कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो उसको ध्यान में आता है कि पापा ने झूठ बोला था, तो वो भी कह देता है कि मैं कल घर पे नहीं था और कहीं बाहर चला गया था। और उसके उपरांत वो देखता है कि शिक्षक के द्वारा उसकी इस बात को स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कि जिसकी भी स्वीकार्यता परिवार के सदस्य अथवा शिक्षक के द्वारा अनिवार्य कर ली जाए वो सब हमारी शिक्षा। शिक्षा को हम थोड़ा सा और व्यक्त करेंगे। शिक्षा, शिक्षण और अन्वेषण तीनों बिहेवियरल प्रोसेस। इस बिहेवियर को हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं कि जब किसी उद्दीपक के प्रति किसी प्रकार की अनुक्रिया होती है तो वह अनुक्रिया ही हमारा व्यवहार है। सामान्य रूप से व्यवहार को हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं कि जिस तरीके का उद्दीपक होगा उसी तरीके का हमारा व्यवहार होगा। इफ़ you have a positive stimulus, then behavior should be converted into positive behavior. Behavior and stimulus both are interrelated. It means you can say that any organism is connected with any stimulus
then behavior produce in same way। इसको हम इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं कि यदि उद्दीपक सकारात्मक हो तो उसका बिहेवियर भी सकारात्मक होगा। सामान्य रूप से प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बिना किसी स्टिमुलस के नहीं हो सकती, और जब बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो यह पक्का मान लीजिए कि वह किसी न किसी स्टिमुलस के प्रभाव में है। अगर यह परिवर्तन पॉजिटिव होता है तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि स्टिमुलस भी पॉजिटिव होता है। सामान्य रूप से स्टिमुलस को एजुकेशन के ट्रायंगल में टीचर के रूप में सुनिश्चित किया जाता है, लेकिन यदि इसके बृहद स्वरूप को देखें तो एजुकेशन प्रोवाइडर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मे बी पर्सन, मे बी प्लेस, मे बी थिंग। इफ एनी पर्सन एजुकेट यू and your behavior is change in positive direction, then you can admit that stimulus should be positive। इसके अलावा यदि आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं और जाने के बाद आपके विचार में परिवर्तन हो जाए तो वह जगह आपके लिए स्टिमुलस हो जाती है। तमाम दृष्टांत सपोज कीजिए, जिस तरीके से स्कूल एक पवित्र जगह है उसी तरीके से मंदिर भी एक पवित्र जगह है। गिरजाघर, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब एक आपकी पवित्र जगह है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे एडमिन कर सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि स्कूल एक स्थान है जहाँ पर सकारात्मक शिक्षा ग्रहण की जाती है, यानी वहाँ पर आपको औपचारिक तरीके से शिक्षा दी जाती है। एक औपचारिक शिक्षक होता है, एक औपचारिक स्थान होता है, एक औपचारिक समय सारणी होती है, एक औपचारिक शिक्षण विधि होती है और एक औपचारिक छात्र होता है। वहाँ पर आपको एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त जब हम किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में जाते हैं तो वहाँ पर एक अनिश्चित पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर लौकिक विषयों को पढ़ाया जाता है, वहाँ पर लौकिक विषयों को जोड़ते हुए अलौकिक विषयों को पढ़ाया जाता है। तो वह कोई व्यक्ति जो आपको पढ़ाने का कार्य करता है, वह कोई स्थान जो पढ़ाने का कार्य करता है, और वह कोई वस्तु जो आपको पढ़ाने का कार्य करता है, वह तीनों आपके शिक्षक। एजुकेशन, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन तीनों एक दूसरे से अंतर्निहित प्रक्रिया है। ऑल आर बिहेवियरल प्रोसेस, ऑल आर गोल रिलेटेड प्रोसेस, ऑल प्रोसेस आर लर्निंग रिलेटेड प्रोसेस। जनरली अगर हम एजुकेशन की बात करें, सबसे पहले अभी हमने थोड़ा सा इसके प्रस्तावना के संबंध में आपसे चर्चा की, अब थोड़ा सा इसकी बात करेंगे। शिक्षा की प्रक्रिया निश्चित रूप से एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, बाईपोलर प्रोसेस है। एक सिखाने वाला, एक सीखने वाला, एक सीखना क्या है, तीन प्रश्न। जब इन तीनों प्रश्नों के उत्तर छात्र को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं, जैसे
पहला प्रश्न, व्हेन टू टीच, यानी कि छात्र को कब पढ़ाया जाए, मीन्स टाइम टेबल। टाइम टेबल शुड बी बेस्ड अपॉन स्टूडेंट एटीट्यूड, यानी छात्र को जब ध्यान में रख करके समय सारणी का निर्माण किया जाए तो वह एजुकेशन कन्वर्ट हो जाएगी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। इसके अलावा जब व्हाट टू टीच, टीचर स्टूडेंट को क्या पढ़ाए, जब इसका निर्धारण भी छात्र के वो ध्यान में रख करके सुनिश्चित किया जाए तो वह एजुकेशन फिर और मजबूत हो जाएगी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तीसरा है हाउ टू टीच, कैसे स्टूडेंट को पढ़ाया जाए, यानी जिस तरीके से वो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है अगर हम उस तरीके से पढ़ाते हैं तो वह एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो जाएगी, यानी छात्र केंद्रित शिक्षा। जैसे वो बच्चा खेल खेल में पढ़ना चाहता है तो हम खेल खेल की तरीके से पढ़ाते हैं। इसके अलावा सामान्य रूप से शिक्षा के इस ट्राइएंगल में शिक्षा को हम कई स्वरूप में देखते हैं। जब इस शिक्षा का सिखाने वाला व्यक्ति किसी निश्चित योग्यता को रखता हो, पढ़ने वाला छात्र किसी निश्चित योग्यता को रखता हो और उसे पढ़ाना क्या है वह भी सुनिश्चित हो, तो इससे हम कह सकते हैं कि यह एक औपचारिक शिक्षा है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों समाहित होते हैं। शिक्षक को गुरु अथवा अध्यापक भी कहते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया जब किसी वस्तु अथवा स्थान के द्वारा संचालित होती है तो भी उसे हम शिक्षा ही कहते हैं। जैसे पेड़ को देख करके यदि हमारे दिमाग में यह बात आती है कि परोपकार करना चाहिए और हम परोपकार करना सीख जाते हैं तो पेड़ हमारा शिक्षक है। इसके अतिरिक्त यदि हम नदी को देख करके यह शिक्षा लेते हैं कि आपके पास जो भी धन है यदि वह धन दूसरों के काम आए, आपकी सुविधाएं दूसरों के काम आए और उससे आप सीख जाएं तो वो नदी हमारी शिक्षक है। शिक्षक से बड़ा शब्द गुरु। सामान्य रूप से शिक्षा का उद्देश्य किसी निश्चित पाठ्यक्रम के संबंध में अपने व्यवहार का परिवर्तन करना, किंतु यदि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य, तो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना। जो मनुष्य आपको मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताए, जो व्यक्ति जीवन के उद्देश्य का बोध कराए, जो व्यक्ति जीवन के सत्य का बोध कराए, जो व्यक्ति मृत्यु की स्वीकार्यता को सुनिश्चित करने का बोध कराए, जो व्यक्ति सामाजिक संबंधों के बारे में आपको ज्ञान प्रदान करे, जो व्यक्ति पारिवारिक संबंधों के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त कराए, वह व्यक्ति हमारा गुरु है। गुरु वह अलौकिक शब्द है जो किसी भी मनुष्य के लिए उसे उसके उद्देश्य में सहायता प्रदान करता है, साथ ही साथ
हर समय रहता है। इसी गुरु की वंदना किसी दोहे में की गई है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुर आपने गोविंद दियो बताए। ऐसे गुरु जो आपको जीवन के सत्य का बोध कराए। तीसरा, इस ट्रायंगल का कभी शिक्षक होता है, कभी अध्यापक होता है और कभी गुरु होता है। अब अध्यापक टीचर का जो अर्थ होता है उसे हम अध्यापन कहते हैं। कोई भी आपको मनुष्य जो कक्षा में पढ़ाता है वह अध्यापन की वृत्ति को अपनाने के कारण, यानी उसने अध्यापन को एक व्यवसाय के रूप में सुनिश्चित किया और B.Ed M.Ed किया और उसके बाद आपसे वह पढ़ाने का कार्य करता है। यानी कि इफ ए मैन अचीव द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग देन ही बिकम ए टीचर। शिक्षक, गुरु, अध्यापक। अध्यापक वह हो सकता है जिसने अध्यापन की प्रवृत्ति को अपनाया है। कोई गारंटी नहीं कि उसमें शिक्षक और गुरु वाले गुण हो ही, लेकिन यदि कोई व्यक्ति दो प्रमुख कार्य करता है तो वह एक परफेक्ट टीचर बनने के लायक है और वह परफेक्ट एजुकेशन दे सकता है। वह परफेक्ट क्वालिटीज, फर्स्ट मास्टरी ओवर कंटेंट, यदि वह अपने विषय वस्तु पर मास्टरी रखता है। दूसरा, कैपेसिटी टू कम्युनिकेट, देयर इज नो अदर क्वालिफिकेशन, नो करेक्टर या नो आर पॉजिटिव आर्गूमेंट। वह व्यक्ति कक्षा का सबसे प्रभावी टीचर होगा जो इन दो गुणों को रखता हो, यानी अपने विषय वस्तु से वह निरंतर अपडेट होता रहे, साथ ही साथ उससे संबंधित क्षेत्र की भाषा का प्रभावी तरीके से ज्ञान हो। अगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र में है तो वह हिंदी भाषा में अपने विचार को प्रभावी तरीके से कम्युनिकेट करे। अगर वह उन छात्रों की भाषा में कम्युनिकेट करता है तो छात्र उसे प्रभावी तरीके से समझ लेते हैं और वह अच्छा टीचर हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एजुकेशन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एंगल है कि एजुकेशन में कभी पढ़ाने वाला शिक्षक के रूप में आपके सामने आ जाता है, कभी गुरु के रूप में सामने आ जाता है, कभी अध्यापक के रूप में सामने आ जाता है। तो जिस तरीके से यह आता है उसी तरीके से शिक्षा का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। सामान्य रूप से अगर अध्यापक है तो वह शिक्षा औपचारिक शिक्षा होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति है तो वह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो एजुकेशन एक व्यवहार परिवर्तन से संबंधित प्रक्रिया। अब दूसरे फैक्टर सामान्य अर्थों में टीचिंग की चर्चा करें। जनरली शिक्षा और शिक्षण एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। दोनों प्रक्रियाएं हैं, दोनों में ट्रायंगल है, दोनों का उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना है। फिर हमारे दिमाग में ये प्रश्न क्यों उठता है कि शिक्षण और शिक्षा में यदि समानता है तो दोनों के लिए अलग अलग शब्द क्यों? इसके लिए फिर हमको एजुकेशन के ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। जब शिक्षा की प्रक्रिया के तीनों एंगल पूरी तरीके से फ्री हो, यानी फ्री टीचर,
प्री स्टूडेंट और प्री कंटेंट, यानी कि शिक्षक के चयन के लिए जब किसी प्रकार की योग्यता ना हो, छात्र के चयन के लिए किसी प्रकार की योग्यता ना हो, विषय वस्तु का निर्धारण पहले से ना हो, तो वह प्रक्रिया आपकी शिक्षा की प्रक्रिया होती है। सामान्य रूप से इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम तीनों मिल करके किसी विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं तो वह हमारी शिक्षा है। इट मीन्स वी कैन से दैट ऑल थ्री पोल्स इन फ्री मोड, स्वतंत्रता है, तो वो हमारी शिक्षा है। जाहिर सी बात है, जब स्वतंत्रता है तो किसी स्थान की कोई आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं होती। शिक्षक ही निर्धारण करता है कि हमें किसी शिष्य को पढ़ाना है। किसी गुरु के ऊपर कोई बाध्यता नहीं होती कि वह किसी छात्र को पढ़ाए अथवा ना पढ़ाए। वह उसी छात्र को पढ़ाता है जिस छात्र को वह पढ़ाना चाहता है। यह शिक्षा का एक बृहद स्वरूप है। लेकिन जब यह शिक्षा में तीनों एंगल, तीनों कोण, तीनों पोल फिक्स हो जाते हैं, व्हेन टीचर इज फिक्स, स्टूडेंट इज फिक्स, कंटेंट इज फिक्स, यानी कि व्हेन ए फिक्स्ड टीचर connect with fixed student on the basis of fixed content, then the process of education converted into teaching. शिक्षा की प्रक्रिया तब शिक्षण में परिवर्तित हो जाती है जब यह तीनों एंगल पूरी तरीके से फिक्स हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ, किसी भी टीचर को कोई स्वतंत्रता नहीं होती कि वह जीवन का उद्देश्य बताए, जीवन का मार्ग बताए। उसे एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम को सुनिश्चित समय में पूरा करना होता है। जहाँ पर एजुकेशन में स्वतंत्रता का मूल्य है, वहीं शिक्षण की प्रक्रिया में सुनिश्चित या फिक्स तरीके का मूल्य है। एक निश्चित समय सारणी होती है, एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित अध्यापक होता है, एक निश्चित छात्र होता है, एक निश्चित विषय वस्तु होती है, एक निश्चित शिक्षण विधि होती है, एक निश्चित अनुशासन होता है, सब कुछ निश्चित। एक निश्चित एग्जामिनेशन होता है, एडमिशन की प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। शिक्षक के व्यवहार का छात्र के चयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि शिक्षक को जो छात्र एडमिशन के लिए प्राप्त हो जाते हैं वह छात्र, जाहिर सी बात है। जहाँ शिक्षा में गुरु की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वहीं शिक्षण में तीनों लोगों की जिम्मेदारी है। यानी फर्स्ट, व्हेन ऑल ट्रायंगल इज फिक्स, देन इट कैन बी नेम्ड एज टीचिंग। जब उसके तीनों एंगल फिक्स हो। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एजुकेशन हो गया, टीचिंग हो गया, अब इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन। बहुत सरल सा अर्थ, व्हेन टीचर रिप्लेस्ड बाय मशीन, सीखने वाला फिक्स, कंटेंट फिक्स, लेकिन जब सिखाने वाला मशीन हो तो उसे हम शिक्षण नहीं कहते, उसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। व्हेन ए मशीन एजुकेट दी पर्सन, जब कोई मशीन बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने का काम करती है, किसी विषय वस्तु को पढ़ाने का काम करती है, तो वह मशीन हमारी इंस्ट्रक्टर हो जाती है और वो प्रोसेस इंस्ट्रक्शन हो जाती है। इधर इंस्ट्रक्शन का ज़माना ऑनलाइन टीचिंग की वजह से बहुत बढ़ा। दो नए शब्द आए हैं, एक हाइब्रिड मोड
और ब्लेंडेड लर्निंग। हाइब्रिड जिसे आप संकर अधिगम भी कह सकते हैं। जब हम कक्षा में शिक्षण करते समय इस तरीके का टाइम टेबल बनाएं कि 5 दिन हम किसी विषय वस्तु को ऑफलाइन मोड में कक्षा के समक्ष पढ़ाएंगे तथा 5 दिन छात्र घर पे रह करके और उसी कंटेंट को या दूसरे कंटेंट को पढ़ेंगे, तो ये आपकी हाइब्रिड लर्निंग। एक होती है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड यानी कि मिक्स लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग यह आईसीटी के मर्जर में आने वाला एक नया शब्द है। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब यह हुआ जब हम कक्षा में 40 मिनट की समय सारणी के अंतर्गत ऑफलाइन विषय वस्तु को पढ़ाने के साथ साथ किसी न किसी आईसीटी का प्रयोग करते हैं, तो वह लर्निंग हमारी ब्लेंडेड लर्निंग के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि एजुकेशन, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन बोथ आर इंटररिलेटेड बट दे हैव मेजर डिफरेंस। किन्हीं पॉइंट पे तीनों कनेक्टेड हैं। फाइनली वी कैन से ऑल आर कनेक्टेड विद बिहेवियर, all are related with environment। यानी ये तीनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित है। जब हम शिक्षा की प्रक्रिया में सब कुछ फ्री कर देते हैं, तो वह शिक्षा की प्रक्रिया अपने मन से शिक्षा के व्यापक स्वरूप को स्वीकार कर लेती है और हमें वहाँ पर प्रायः अध्यापक नहीं बल्कि शिक्षक अथवा गुरु दिखाई पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई शिक्षक ऐसा है जिसके लिए समय का कोई बंधन नहीं। वो पढ़ाते समय का ध्यान नहीं रखता, वो अवकाश नहीं लेता, वो समय से ही सारा काम करता है। तो वह शिक्षक धीरे धीरे जो अध्यापक के रूप में नियुक्त हुआ था वह गुरु के समकक्ष पहुंचने लगता है। गुरु वह है जो जीवन के सत्य का बोध कराए। गुरु वह है जो मूल्यों का समावेश कराए। लेकिन जब यही शिक्षा की प्रक्रिया धीरे धीरे जब फिक्स होने लगती है, शिक्षक यह सोचता है कि यह हमारा व्यवसाय है, तो वह अध्यापक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और अध्यापन उसका व्यवसाय बन जाता है। और इंस्ट्रक्शन में तो इमोशन का कोई महत्व तो है ही नहीं, क्योंकि टीचर टोटली कन्वर्टेड इनटू मशीन। फाइनली we can say that education, teaching and instruction both are interrelated, both are related with behavior. Thank you.